गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की। ये हमारा चैप्टर 6 है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। और इसी के साथ हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी भी चल रही है। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, 7th की चल रही है, तो वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। ये है स्थल रूप। इसमें पर्वत है, घाटी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, सब चीज़ें हैं इसमें। तो इसको बोलते हैं विभिन्न स्थल रूप। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की ऊंची भूमि उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर ऊंचे पर्वतों का नाम बताइए। तो आपको जो याद हो उन्हें सोचिए और उनके नाम बताइए कि कौन कौन से पर्वत हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने से टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों की उनकी ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत पृथ्वी की सतह को प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब जिनकी ऊंचाई तो कम होती है लेकिन वो फैलाए हुए ज़्यादा होते हैं, आधार उनका चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ के धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज ऐसी एशिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार को भिन्नता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से अधिक। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन एवं रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, ब्रंश, ग्राबेन बोलते हैं जिसको कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए हुए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति देखिए तथा भारत के इस प्रकार की भू आकृतियों को कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों में जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां एवं वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय एवं दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काई पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ एक खेल खेले जाते हैं? पठार। हमने पर्वत के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार का एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत
उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला एवं मैग्नीज बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर के पहाड़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो आपको उसमें अफ्रीका का पठार से सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार की काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हो चुका है पर्वत, पठार। अब पढ़ेंगे हम मैदान के बारे में। मैदान क्या होता है? जो खाली भूमि होती है। तो अब मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य जल समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल एवं तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है और अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों से निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों के मैदान का निर्माण होता है। इन्हों से क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं चीन में यांगत्से नदी के मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आपको क्या करना है? जैसे मैदान के कुछ उदाहरण याद कर लेने हैं, पर्वत के कुछ, पठार के कुछ उदाहरण याद कर लेने हैं, अपने माइंड में उनको रख लेना है। और मैदान क्या होते हैं उसकी एक डेफिनेशन आपको आप बना लेनी है अपने हिसाब से। जो लिखी हुई इसमें ये अगर रखो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो हमारे हिसाब से भी हम अपनी भाषा में कुछ बना सकते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, मतलब इसकी उपयोगिता हम बता सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों में बनाने के लिए, खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा के मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अब मैदान के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए अधिक उपयोगी है। यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, मकान बना के रह सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसके थोड़े थोड़े आपको उदाहरण दे देने हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों को रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? एक क्वेश्चन है, आपके माइंड में सोच सकते हो आप इसके बारे में हम क्या क्या अंतर बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके आने वाले खतरों को कैसे कम कर सकते हैं? एक देखिए, इस डायग्राम में बताया गया है कि रस्सी से बना एक पुल है अरुणाचल प्रदेश में, ये बताया गया है। एक प्रदूषित नदी बताई गई है, यहाँ पर लोग कुछ खेती कर रहे हैं वो बताया गया है। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हमने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। हम प्रायः हम इस स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि, मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। जैसे ये देखो, प्रदूषित नदी बताई गई है जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब एक स्वच्छ भारत मिशन की कुछ लाइन्स दी हुई है, ये आपको पढ़ना, आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि ये जो बॉक्स में जो लिखा हुआ होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि चित्र 1 से 10 ध्यान से देखिए। उसके बाद प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो हमें जो दिए हुए हैं यहाँ पे डायग्राम्स, उसके बारे में हमको वाक्य लिखने हैं। ये हमको ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, कुछ फर्स्ट नंबर पे ये ऊँट रेगिस्तान बताया गया है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये डायग्राम है, फोर्थ पर ये है। ऐसे करके बस 1 से 10 तक पूरे हमको चित्र दिए गए हैं। अब उनमें हमको जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ये देखने हैं। जैसे 1, 2 और 7 में क्या दिखाया गया, स्थल रूपों के नाम बताने हैं हमें। उसके बाद हमें 9 में क्या दिखाया गया है इसको बताना है। 3, 6, 8, 9 में क्या बताया गया है ये देखना है। ये क्वेश्चन है, ये देखो एक डायग्राम ये है, 5, 6, 7 और दिखा देती हूँ मैं। ये 8, 9 और 10 ये वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो वो जो हमने फर्स्ट में बताया आपको, स्थल रूप जो डायग्राम में थे, नाम लिखे हुए थे, वो हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है ये बताना है आपको, जो कि अभी हमने पढ़ा है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उदाहरण ले सकते हैं हम वो। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी करे हैं वही हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाले, जो हमें डायरेक्ट उसमें से मिल सकते हैं। तो
उसका आप करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आपको मॉडल आंसर बनाकर दे दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर जिसको अच्छा लगता है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं सारे PDF शेयर कर दूँगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।